हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आगे बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं हम लोग के सारे सीबीएस के टॉपिक्स। फैबुलरिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो एंटी कोवलेंट हो चुका हमारा, फैबुलरिटीज़ के बारे में चलते हैं, समझते हैं फैबुलरिटीज़ क्या होता है। देखिए, एंटी कोवलेंट के बाद पढ़ाने का मोटिव ही यही था। मैं चाह रहा था कि इसके बाद ही ये पढ़ाया जाए, क्योंकि आपको अगर उसके बाद पढ़ाएगा आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फैबुलैटिक्स का मतलब होता है जिसमें लैटिक्स का वर्ड आ रहा है, यानी लाइसिस करना है, यानी ब्रेक डाउन करना है। और फैब्रिन आप जानते हो, परिचित हो फैब्रिन से, जो एक कोगुलेशन फैक्टर था जो एक क्लॉट बनाने की मदद करता था। तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारा जो टर्म है यही कहना है, चिक चिक के कह रहा है कि यह फैब्रिन का लाइसिस करना है, यानी ब्रेक डाउन करना है, यानी डिजॉल्व करना है। तो जो क्लॉट को डिजॉल्व कर रहा है वही है फैब्रोलैटिक्स, ठीक है, क्लियर। अब इस टर्म के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया। इसमें होता क्या है, तो देखो, एंटी कोगुलेंट जो ड्रग दे रहे थे वो भी क्लॉट के प्रोसेस से बचाता था, पर वो क्या करता था, बेसिकली वो क्लॉटिंग फैक्टर को नहीं बनने देता था। या तो क्लॉटिंग फैक्टर को नहीं बनने देता था, या तो बच्चे को मारता था, या तो उनके दादा को ही मार देता था, और यानी विटामिन के की सिंथेसिस को ही रोक देता था। ऐसा ही कुछ करता था। पर फैबुलरिटीज का काम थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स में एक प्लाज्मिनोजन होता है, एक फैक्टर होता है प्लाज्मिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो फैबुलरिटिक्स उसी को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है, जिससे प्लाज्मिनोजन प्लाज्मीन में बदलता है। सॉरी, यहाँ पे प्लाज्मीन था, मैं गलती से प्लाजेट लिख दिया हूँ। सो प्लाज्मीन में बदल देता है, और ये प्लाज्मीन क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है दोस्त, ठीक है। तो मैंने एक फिगर से आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है कि कैसे क्लॉट डिसॉल्व हो जा रहा है। अब फैबुलरिटिक्स देखो, दो तरीके दी जा सकती है, एक इंट्रा आर्टेरियली और एक इंट्रा वेनस के थ्रू, यानी समझ लो ना, इंट्रा वेनस। सो इंट्रा आर्टरी जो दी जाती है वो थ्रोम्बस के क्लोज होती है, ठीक है, लोकलाइज इफेक्ट के लिए होती है, पर ये जनरलाइज इफेक्ट के लिए होती है, ठीक। अब फैबुलरिटिस के भी एजेंट्स होते हैं, बस इसमें ज़्यादा एजेंट्स नहीं, 3 एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में पढ़ना है, जो आपको नाम से पता रहा है, स्ट्रेप्टोकोकाई। चलो डिटेल करेंगे तो बताएंगे अभी नहीं। यूरोकाइनेस, ये यूरिन से कुछ लग रहा है, और एल्टीप्लेस, ठीक है। ये तीनों इसी पर काम करते हैं। मोटा मोटी कहा जाए अगर इन तीनों का काम, तो यही है कि प्लाज्मिनोजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मार्क माय वर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिवेट करके क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। अब ये जो मैंने टर्म यूज़ किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसको जब डिटेल करूँगा तीनों के एजेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करके, तो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अब हम मोटा मोटा ही पढ़ते हैं अभी। स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टीप्लेस का ये पूरा मैकेनिज्म है। और इनका मोटा मोटा एडीआर क्या होता है, तो हेमरेज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक। हेमरेज यहाँ पे मेजर एडीआर है, इसको याद रखिएगा। अब हम यूज़ के बारे में बात कर लें तो ये एमआई में यूज़ हो सकता है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ हो सकता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसका यूज़ हो सकता है। कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए, किस किस में कंट्रा इंडिकेटेड है, तो ये प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है, कंट्रा इंडिकेटेड है, सॉरी, हीलिंग वोन्स में है, और अगर कोई हिस्ट्री रखता है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट का, तब भी मेटास्टैटिक कैंसर में है, और ब्रेन एंड हेड दोनों में से कोई भी अगर ट्यूमर है तो उसमें भी ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। फैबुलरिटिस का एक बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, और फैबुलरिटिस भी हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सो हाय गाइस, और इसी वीडियो में हम लोग एल्टीप्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। एल्टीप्लेस का देखो, मैंने यहाँ पे बताया है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए हैं, उसको सबको डिस्क्राइब करता हूँ कि एल्टीप्लेस को हम टीपीए कहते हैं। व्हाट इज टीपीए, तो इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। याद रखना, प्लाज्मिनोजन का ही यहाँ पे खेल है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहा जाता है, इसको दूसरा नाम है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऑब्टेन किया सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। देखो, ये एक नेचुरल प्रोटीन के रूप में होता है हमारे अंदर, यहाँ पे मैन लिख दिया हुआ, यहाँ पे मैन है, ठीक है, यानी हम लोग में नेचुरल प्रोटीन के रूप में होता है, और डिराइव्ड होता है ये कल्चर्ड ह्यूमन मेलानोमा सेल से, ठीक है। मोड्स ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो मोड्स ऑफ एक्शन के नॉट स्पेसिफिक, यही वही चीज जिसमें मैंने बताया था, प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेशन है, वही है, फैब्रिन सेलेक्टिव है,
और बॉन्ड टू द फैब्रिन, लेकिन ये सिर्फ फैब्रिन को ही बॉन्ड करके उसको ही डिसॉल्व करता है, ना कि किसी और अनवांटेड प्रोटीन्स को, ठीक है, फैब्रिन को ही करता है, ठीक है, इसलिए इसको फैब्रिन सेलेक्टिव कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट मार्क, फैब्रिन सेलेक्टिव, इसी को कहा जाता है किसको, एल्टीप्लेस को। इसकी जो ब्रीडिंग है मिनिमाइज होती है, इसलिए सेफर माना जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस से। अभी स्ट्रेप्टोकाइनेस हम लोग पढ़ेंगे, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस से ये बहुत ज़्यादा सेफर है, इसकी ब्रीडिंग मिनिमाइज्ड है। इसकी हाफ लाइफ की बात की है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आईवी के थ्रू और हाफ लाइफ 5 से 30 मिनट होती है। और इसका एडीआर की बात करें तो ब्लीडिंग एंड कॉम्प्लिकेशन है। बाकी इसके यूजेस की वही बातें जो हम लोग ने करते आए हैं, फिर से अब इसके पहले भी यूज़ था वही से सेम लिख सकते हो आप। यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक रेटिव प्लेस होता है जो इसका अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, दोनों सेम होते हैं तो अल्टरनेटिव पे यूज़ आप कर सकते हो रेटिव प्लेस का, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस अल्टी प्लेस हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट ये जो हमने बनाया है, ये सबको समझाया है, इसमें देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात की गई है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है, एक सोर्स मैंने लिखा है हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी बीटा से मिलता है। और इसका मोड्स ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करता है, देखो इसका घुमा के कान पकड़ने वाला सीन है। मैं थोड़ा डीप यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, नॉलेज की भी पर्पज से, और अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम भी है तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर देखो घुमा के कान पकड़ा गया, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, आपको फालतू को कंफ्यूज मारा गया, बोला गया है कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा प्लाज्मिनोजन के साथ, इसके साथ, ठीक है, और फिर क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट करके प्लाज्मिन में बदल देगा, एंजाइम प्लाज्मिन में, ठीक है, बदल देगा, क्लॉट डिजॉल्व हो जाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा फैब्रिन प्लग्स का। अब इसके साथ साथ ये बस इतना याद करना है, कौन से फैक्टर ज़्यादातर इसमें डिजॉल्व होते हैं, वो हैं 5th and 7th, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। बस ये घुमा के कान पकड़ा गया, ये चार्ट को देख लोगे याद हो जाएगा आराम से। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो उसकी हाफ लाइफ आधे घंटे की होती है। एडीआर की बात करें, इंपॉर्टेंट, एडीआर हेमरेज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एनाफिलेटिक्स रिएक्शंस हैं। अच्छा, एडीआर में अगर हेमरेज हो गया तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, तो उसमें हम एमिनोकार्पोरिक एसिड भी दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो मैं एक अभी सारी डिटेल से बता दूंगा, एक ही बचा यूरोकाइनेस के बारे में, यूरोकाइनेस बता दूंगा। तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, कम से कम 2 चार्ट बनाऊंगा, और उन दोनों चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके बस एज इट इज़ पढ़ लेना, बस खत्म, हमारा फाइब्रोटिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं यूरोकाइनेस के बारे में। वो छोटा सा था, मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप उतार लेना, समझ लेना। यूरोकाइनेस के बारे में बात देखते हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे यूरोकाइनेस की। द नेक्स्ट एजेंट इज यूरोकाइनेस। देखो यूरोकाइनेस से नाम समझ आ रहा है कि कैसा एंजाइम की तरह साउंड कर रहा है, एज लगा हुआ है और यूरो लगा है यानी यूरिन से। तो सबसे पहला पॉइंट यही बता रहा है कि एक एंजाइम है जो प्रिपेयर्ड होता है, प्री यानी प्रिपेयर्ड होता है ह्यूमन यूरिन से। अब देखो मैंने एक चीज पॉइंट छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप इसको इसमें वो पॉइंट देख लो, तो आप जस्ट अपोजिट कर देना स्टेप्टो में, ठीक है। तो स्टेप्टो की जो डिसएडवांटेज है, मार्क माय पॉइंट, जो इसके डिसएडवांटेज होगी वो इसके एडवांटेज होंगे, ठीक है। स्टेप्टोकाइनेस देखो एडवांटेज पर देख लेते हैं। यहाँ पे एडवांटेज है इसकी